नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ेगी तथा छात्रों को वैश्विक स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार ने 28 सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल जाने की अनुमति दी। कोविड-19 से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1,71,000 से अधिक हुआ। अब तक 873 लोगों की मृत्यु। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। वैशाली, सीवान और सीतामढ़ी जिले में नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करेगी और देश में नए अवसर उत्पन्न करेगी। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए आशा व्यक्त की कि युवाओं के सपनों से ही आने वाले दिनों में देश की वास्तविकता आकार लेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है। स्टूडेंट्स को अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ने की ज्यादा आजादी मिले, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया गया है। सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के अवसर दिए गए हैं और सबसे अहम, देश की नई एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी, टेक्नोलॉजी को हमारे स्टूडेंट्स की थिंकिंग का इंटीग्रल पार्ट बनाएगी। यानी स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी के जरिए भी पढ़ेंगे। एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो, ऑनलाइन लर्निंग बढ़े, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके रास्ते खोल दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा नीति मंच स्थापित किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि शोध के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए धन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है। रिसर्च कोलैबोरेशन और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को भी प्रमोट किया जाएगा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में हमारे स्टूडेंट्स जो क्रेडिट एक्वायर करेंगे, वो भी अब देश के इंस्टीट्यूशंस में काउंट हो सकेंगे। इतना ही नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत को ग्लोबल एजुकेशन डेस्टिनेशन के तौर पर भी एस्टैब्लिश करेगी। नई शिक्षा नीति पर पटना के सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन संस्थान में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शोधकर्ता चंदन ने कहा कि शिक्षा नीति में स्कूलों से बाहर रहे छात्रों को फिर से शिक्षा व्यवस्था में लाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस वेबिनार में निशा कुमारी सिंह, वंदना प्रकाश समेत अन्य शोधार्थियों ने अपने विचार रखे। संसद ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। ये विधेयक आज राज्यसभा से पारित हो गया, जबकि लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। इसके तहत कुछ IIIT को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित करने का प्रावधान है। मौजूदा विधेयक में भागलपुर, सूरत, भोपाल, अगरतला और रायचूर में सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत स्थापित 5 IIIT को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित करने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने 28 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय किया है। शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में आज यह फैसला किया गया। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए स्कूलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय की गई है। इसके तहत स्कूलों को कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती नियमों का पालन करना होगा। एक छात्र सप्ताह में 2 दिन स्कूल जा सकेगा। बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला अभिभावकों पर छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही बच्चों के स्कूल आने जाने की व्यवस्था भी अभिभावकों को ही करनी होगी। स्कूलों को नियमित रूप से सैनिटाइज करना होगा। केंद्र सरकार ने 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं, चना, मसूर, सरसों, ज्वार और कुसुम फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है।
गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि की गई है। अब गेहूं का एमएसपी 1975 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मसूर के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 300 रुपए, सरसों तथा चना के लिए 225 रुपए, ज्वार के लिए 75 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। श्री तोमर ने बताया कि सरकार ने पिछले 6 वर्षों में सरकारी खरीद के लिए किसानों के लिए लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। हमने 6 साल के भीतर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एमएसपी के भुगतान के रूप में 7 लाख करोड़ रुपया किसानों को भुगतान किया है, जो यूपीए सरकार से लगभग दोगुना है। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा वो एमएसपी घोषित करके उसको आज हमने प्रमाणित किया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के लिए एमबीबीएस और बीडीएस की केंद्रीय पूल की सीटों को आतंकवादी हमले के पीड़ित के पति अथवा पत्नी और उनके बच्चों के लिए आवंटित करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक पत्र और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों को सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजा है। उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट में प्राप्त अंक और भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता के आधार पर किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में 4638 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। 52 विभिन्न विषयों के लिए 2 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। अभ्यर्थी कल से पंजीकरण के बाद आवेदन कर सकते हैं। योगेंद्र कुमार को मधेपुरा का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वे दरभंगा के सिटी एसपी के रूप में पदस्थापित थे। वहीं अशोक कुमार प्रसाद को दरभंगा का नया सिटी एसपी बनाया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य की शुरूआत की। परियोजना के पहले चरण के तहत 5 स्टेशन और डिपो का निर्माण होना है। इस रेल परियोजना पर 13,590 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पटना विश्वविद्यालय परिसर में बनने वाले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के निर्माण कार्य की भी शुरूआत की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण, स्वास्थ्य, जल संसाधन और सहकारिता विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री कुमार ने सीवान, सीतामढ़ी और वैशाली में बनने वाले मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 1609 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक 202 नए मामले पटना जिले में रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं रोहतास से 135, पूर्णिया से 118 और मुजफ्फरपुर जिले से 110 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य के अन्य जिलों से भी संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर लगभग 1,71,000 हो गई है। वहीं स्वस्थ होने वालों की दर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 1,57,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि इस महामारी से राज्य में 873 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। एक दिन में 1,01,468 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। देश में ठीक होने की दर 80.86% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में 9,75,681 लोग इस महामारी से संक्रमित हैं। एक दिन में संक्रमण से 1,053 लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा 88,935 हो गया है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने लोगों से आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। 3 पिलर्स है हमारे, हैंड हाइजीन, हाथ घर से साफ करके निकले साबुन से, अपने पर्स में, बैग में सैनिटाइजर की बोतल रखें और बीच बीच में सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिना मास्क के कहीं नहीं जाएं और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है, उसको ठीक से लगाना आवश्यक है। अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग, जहां पे भी भीड़ ज्यादा है वहां पे अवॉइड करें या वेट करें कि भीड़
ठान जाए, कुछ लोग निकल जाए, उसके बाद। राज्य सरकार ने कोविड की जांच के लिए निजी प्रयोगशालाओं में आरटी-पीसीआर जांच की दर 1,500 रुपए तय कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पहले निजी लैब में जांच की दर 2,500 रुपए निर्धारित थी। निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि मीडिया की कुछ खबरों में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के बयान का गलत मतलब निकाला गया है, जो उन्होंने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करते हुए दिया था। इसने स्पष्ट किया है कि आयोग के बिहार का निर्धारित दौरा करने और राज्य में चुनाव की तिथियों की घोषणा के बीच कोई संबंध नहीं है। एक समाचार एजेंसी की खबर में इस तरह की अटकलें बिल्कुल निराधार हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी मीडिया संगठनों से इस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट पर आधारित अपनी खबरों को ठीक करने का आग्रह किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न दलों की ओर से वर्चुअल रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह 24 सितंबर को बिहार के शिक्षकों और अन्य लोगों को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित करेंगे। इधर जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में दल के नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति को लेकर समीक्षा की। समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। पार्टी ने चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों का समर्थन करने का निर्णय किया है। इधर महागठबंधन के साथ वाम दलों के सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत तेज हो गई है। सीपीएम और सीपीआई के वरिष्ठ नेताओं ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर फिर से बातचीत की। कल भाकपा माले की राजद के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई थी। संसद ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दी, जबकि लोकसभा से ये पहले ही पारित हो चुका है। इस विधेयक में केंद्र सरकार को केवल युद्ध और अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही कुछ खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति को नियंत्रित करने की अनुमति दी गई है। यह कानून इस वर्ष जून में लागू आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा। इससे किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज बेचने की आजादी मिलेगी। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पटना जिले में स्थित 5 टेलीफोन एक्सचेंज पटेल नगर, महेंद्रू, फतुहा, दनियावा और खुसरूपुर में भारत फाइबर सेवा की शुरुआत की। इससे इन क्षेत्रों में तेज गति से इंटरनेट की सेवा उपलब्ध होगी। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने चेक गायब करने और जाली हस्ताक्षर कर 1,51,00,000 से अधिक की राशि की फर्जी निकासी के आरोप में 3 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। वर्ष 2013 में जिला योजना कार्यालय पटना के तत्कालीन 3 कर्मी वीरेंद्र कुमार, विकास कुमार यादव और जगदीश प्रसाद शर्मा को वित्तीय अनियमितता के मामले में जांचोपरांत दोषी पाया गया है। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत भन्ने खाप जंगल में छापेमारी कर पुलिस ने कुख्यात नक्सली सोनू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी अभियान हिमांशु शेखर ने बताया कि सशस्त्र बल के साथ चलाए संयुक्त सर्च अभियान के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। भागलपुर, कटिहार, अररिया, पूर्णिया और आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। वहीं पटना, वैशाली, लखीसराय और आसपास के क्षेत्रों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण पटना, कटिहार, अररिया सहित कई शहरी इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ेगी तथा छात्रों को वैश्विक स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार ने 28 सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल जाने की अनुमति दी। कोविड-19 से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1,71,000 से अधिक हुआ। अब तक 873 लोगों की मृत्यु। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। वैशाली, सीवान और सीतामढ़ी जिले में नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।